हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज करते हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन से थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो आइए करते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशन जस्ट क्या होते होता हैं, है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ओके। ठीक है, अभी इसमें वही हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट आल्सो बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अर्थ के पास ही नहीं है, दुनिया में किसी भी चीज के पास जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। हर एक बॉडी के बीच में दूसरे बॉडी, दो बॉडियों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशन, as we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton ने इसका डिस्कवरी किया था ग्रेविटेशन का। As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. मतलब कोई भी फोर्स जो है वो वर्टिकली सीधा ही क्यों गिरता है इस तरीके से। अगर ये अर्थ सरफेस है और ये एप्पल है तो वो ऐसे सीधे लाइन में ही क्यों आता है, वो ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं गिरता। ये सवाल उसके मन में आ गया, तो उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थ्योरी रखी। He wondered why all apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. Why do they not fly in a horizontal direction? Horizontal direction में वो क्यों नहीं मूव होते। अभी ये जो है वो इस दिशा में क्यों नहीं मूव होता, इसी दिशा में क्यों आता है एप्पल अर्थ की तरफ। ये डाउट उसके मन में आ गया, तो उसने सोचा और उसके बाद आफ्टर मच थॉट he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. देखिए, उसने ये बताया कि ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को अपने तरफ, और वो जो फोर्स है वो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। उसकी डायरेक्शन जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द center of the earth is the vertical direction of the position of the apple and thus the apple falls vertically downwards. तो ये जो डायरेक्शन है सेंटर में से, अर्थ के सेंटर में से, तो न्यूटन ने क्या बोला, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को और उस फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ, मतलब बाहर से तो ये वर्टिकल लाइन ही हुई ना, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में गिरती है अर्थ के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। देखिए, ये अर्थ है, ये मून है, ये एप्पल ट्री है और ये न्यूटन बैठा है। ठीक है, ये एप्पल गिर रहा है। ठीक है, तो उसमें एक एप्पल जो है एप्पल ट्री से गिरता हुआ दिखाया गया है अर्थ के ऊपर। अलोंग द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये परपेंडिकुलर दिशा में गिर रहा है, सीधा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। देखिए, मून भी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। मून क्यों चक्कर लगाता है अर्थ के इर्द गिर्द, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स मून,
और अर्थ क्यों सन की इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। द डिस्टेंसेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल, ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, क्योंकि एप्पल ट्री तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ऊपर मून की तरफ जा रहा है वो, तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल, वो अंदाजे से निकाला गया है। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स on the tree at the different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights much farther away from the earth, like for example the moon। उसने ये सोचा कि अगर एप्पल जो होते हैं वो झाड़ के ऊपर मतलब ऊंचाई पर लटके हुए होते हैं, अगर अर्थ जो है वो ऊंचाई पर लटके हुए एप्पल्स को अपनी तरफ खींच सकती है, तो वो और भी ऊंचाई पर होने वाले ऑब्जेक्ट्स को खींच सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल मून को भी अपनी तरफ खींच सकती है क्या? कैन इट एक्ट ऑन द इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन? तो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है क्या? सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है क्या? सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, मार्स और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्या? इसके बारे में उसने सोचा। Force and motion. We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of an object. देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करनी हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने पिछले साल पढ़े हैं। क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस? चलो हम देखते हैं, 9th के बुक में देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या थे। पहला लॉ कहता है an object continues, ये 9th का बुक है, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जगह पर, अगर एक जगह पर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा तभी वो मूव करने को शुरू हो जाएगा, और या फिर वो अगर मूविंग है तो वो रुक भी कब जाएगा? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी वो रुक जाएगा, नहीं तो वो नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। अभी ऑब्जेक्ट जो चलता रहता है अर्थ पर, वो किस कारण रुकता है थोड़ी देर बाद? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता, मतलब वो टर्न भी नहीं करेगा। टर्न करना है तो भी उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइडेड बाय टी, mv माइनस mvo इज डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ma होता है। ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स होता है। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन ऑफ फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनल फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। देखिए, किसी भी फोर्स को एक रिएक्शनरी फोर्स होता है और वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक है। ये 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस है, ठीक है। ये हमने रिवाइज किया। अभी आते हैं हम 10th के बुक की तरफ। 10th के बुक में सेकंड पेज नंबर पर क्या है? इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 1642 to 1727 was one of the greatest scientists of recent times। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की है, वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। He was born in England। He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia। Principia नाम के किताब में उन्होंने ये लॉज दिए। Before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motions। केपलर नाम का एक दूसरा साइंटिस्ट था, उन्होंने भी 3 लॉज दिए थे प्लानिटरी मोशंस, मतलब प्लैनेट्स किस तरीके से मूव होते हैं वो बताने के लिए 3 लॉज बताए थे उसने। However, the reason why planets move in the way described by Kepler's laws was not known। केपलर ने नियम तो बता दिए थे कि इस नियमों के तहत प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं सन के अराउंड, ठीक है, लेकिन उससे वो ये नहीं बता पाया था कि वो ऐसा क्यों मूव होते हैं, उसका कारण क्या है।
तो न्यूटन विथ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड केपलस लॉज। तो न्यूटन ने उसका रीजन बताया और उसने केपलस लॉज जो है वो मैथमेटिकली प्रूव किए और डिराइव किए। इन एडिशन टू दिस न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। बहुत से सेक्टर्स में उसने काम किया था, रिसर्च किया था, लाइट के सेक्शन में, हीट सेक्शन में, साउंड सेक्शन में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च किया था उसने। He invented a new branch of mathematics. This is called calculus and has wide-ranging applications in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. टेलीस्कोप बनाने वाला, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने वाला वो एक पहले साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन। अभी देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ट्राई दिस। टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक the other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along the circle as shown in figure 1.2a। 1.2a फिगर में जैसे बताया गया है वैसे एक रस्सी को स्टोन बांधकर उसे घुमाना है सर्कुलर दिशा में, ठीक है। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? क्या आप इस स्टोन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। किस दिशा में कर रहे हैं? इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? ये सब भी हमें स्टडी करना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स अस, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स इट। ये घुमा रहे हैं, तो जब तक ये हम घुमा रहे हैं, ये उसकी टेंडेंसी क्या है? स्टोन की बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी है, वो रस्सी तोड़कर जाना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ पर इस सेंटर में किस चीज से बांधा गया है? रस्सी के द्वारा बांधा गया है, और हम उस रस्सी को खींच रहे हैं। और वो फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है? वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन किस फोर्स ने उसे इस तरफ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड अटैच किया हुआ है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब की तरफ, सेंटर की तरफ जो डायरेक्टर होता है फोर्स उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो है हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो ये रस्सी तोड़कर बाहर चला जाता पत्थर, ठीक है। द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time। देखिए किसी भी इंस्टेंट पर, in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at the instant of दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखिए फिगर 1.2b में देखिए वेलोसिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिन्हें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज मतलब जिन्हें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं तो उसको दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो उसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी है। किस दिशा में घूम रहा है ये बताने के लिए वेलोसिटी की जरूरत होती है, और दिशा जहां आती है, डायरेक्शन जहां आती है, वहां उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अभी इस मोमेंट में, इस समय, इस क्षण को, ये जो स्टोन है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इस दिशा में है, टैंजेंट की डायरेक्शन में। अगर ये रस्सी टूटती है यहाँ पर से तो वो इस तरफ जाएगा टैंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर ये यहाँ पर टूटता है, रस्सी यहाँ पर टूटती है, तो ये इस दिशा में जाएगा स्टोन। मतलब जिस सर्कल को जब उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टूट रही है रस्सी, उस पॉइंट पर अगर हम टैंजेंट निकालते हैं तो वो टैंजेंट जिस दिशा में होगा उस दिशा में वो चला जाएगा, टैंजेंशियल फोर्स, टैंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। You may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin is kept on a rotating circular disc, flies off the disc along with the tangent to the disc। पिछले साल आपने ये पढ़ा है कि एक रोटेटिंग डिस्क पर अगर आप एक कॉइन रखते हैं और बहुत तेजी से घुमाते हैं उस पर, तो वो कॉइन कुछ देर बाद उड़ जाएगा, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है।
Thus, a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. Centripetal means center seeking, center की तरफ जाने वाला, center की तरफ जाने वाला centripetal force. That is, the object tries to go towards the center of the circle because of this force. किसी भी ऑब्जेक्ट की कोशिश होती है कि वो सेंटर की तरफ चला जाए, किस फोर्स के कारण? सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण. ठीक है. You know that the moon, which is a natural satellite of the earth, goes around it in a definite orbit. मून जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर पाथ में जो है वो घूमता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून इज एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग दिस मोशन. डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है और स्पीड भी चेंज होती रहती है. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? जैसे यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे हाथ के द्वारा चल रहा था, वैसे मून के ऊपर क्या कोई फोर्स चल रहा है? तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वो अट्रैक्ट कर रहा है मून को. वो सेंट्रीपिटल फोर्स है फॉर द मून. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मून. What gravitational force of the sun is the centripetal force of the earth rotating around it. What must be the direction of this force towards the center of the earth? How would its motion have been if no such force acting on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in similar fashion? जी हाँ, sun के इर्द गिर्द भी सारे प्लैनेट सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पर काम कर रहा है, घूमते हैं सारे प्लैनेट्स. इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? व्हाट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. जो भी सर्कुलर ऑर्बिट है उसके सेंटर में, मतलब अगर आप अर्थ की तरफ घूम रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है मून, तो अर्थ की तरफ उसका सेंट्रीपेटल फोर्स. अगर सन की तरफ अर्थ घूम रही है, सन की इर्द गिर्द अगर अर्थ घूम रही है, तो सन की सेंटर की तरफ वो सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्टेड होगा. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस, इट इज क्लियर दैट फॉर द मून टू गो अराउंड द अर्थ there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. जैसे कि मैंने बताया, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून को अपने तरफ खींचता है, अपनी तरफ सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करता है जब मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है ऑर्बिट में. सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स. जिस तरीके से अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, उसी तरीके से सन, उसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है अर्थ से, तो वो सारे प्लैनेट्स को जो हमारी सोलर सिस्टम में है उनको अट्रैक्ट करता है, इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. अर्थ को भी अट्रैक्ट करता है. ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर रुकते हैं. धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा. इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं. थैंक यू. मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब